नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। जहां बात होती है खुल्लम खुल्ला, आपसे कुछ छुपाया नहीं जाता। हमारी शर्त ये होती है कि छुपाना कुछ नहीं है, आपसे कुछ बचाना नहीं है, सब कुछ बताएंगे आपको। और आज हमारे एक बड़े खास मेहमान है इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मेरे सामने बैठे हुए आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली साहब। बहुत स्वागत सर आपका आज हमारे शो पर। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं रोज की तरीके से। सर स्वागत आपका एक बार फिर। अच्छा, दिल्ली वाले तो ये चेहरा बहुत पहचानते हैं, मतलब शीला दीक्षित जी के टाइम से जब वो सरकार में थी, कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। कितनी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे आप? दो सरकारों में तो मिनिस्टर रहे। अरे उसके बाद कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल जी ने आउट कर दिया दिल्ली से, तो फिर कुछ दिन लवली साहब बीजेपी में भी आए, लेकिन फिर बीजेपी से वापस, अब काफी टाइम से फिर कांग्रेस पार्टी में थे। अब हुआ क्या, आप देख रहे होंगे काफी समय से कांग्रेस पार्टी में तू चल में आया की रेस लगी हुई है। एक आदमी जाता है, उसके पीछे पीछे दूसरा जाता है। अभी 2 प्रवक्ताओं ने छोड़ दिया, संजय निरुपम ने मुंबई में छोड़ दिया, उससे पहले मिलिंद देवड़ा। तो मैं आपको हाल फिलहाल के नाम बता रहा हूं, पीछे जाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। और इलेक्शन के बीच में ये सब कुछ हो रहा है। लवली साहब का केस वैसा नहीं है। लवली साहब ने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया, मतलब दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट के पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया। पार्टी इन्होंने नहीं छोड़ी है। अच्छा, इनके आपने कुछ एक इंटरव्यू वगैरह देखे होंगे, उसमें अपनी वजह बताई। 4 पन्ने की चिट्ठी भी इन्होंने लिखी थी, वो चिट्ठी में लेके आया हूं, जिसमें इन्होंने अपनी रीजंस बताए खड़गे साहब को, पार्टी प्रेसिडेंट को, कि ये क्यों अपनी पोस्ट छोड़ रहे हैं। इतनी कहानी तो यहां पर हो गई। अब मैं इनसे बात करूंगा इससे आगे की। आपका समय भी बचेगा और हमें कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। प्रोग्राम भी है, आपको नई बात बतानी है। सर एक शर्त हमारे प्रोग्राम में होती है, छुपा कुछ नहीं सकते हैं। आज आप अंडर ओथ है, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा और छुपाऊंगा कुछ नहीं। ये आपके बगल में बैठे हुए इंटरोगेटर। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, आप बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी यही पूछ रहे हैं। अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। अब आपके हाथ में मेरा खत है। मैंने और भी कई लोगों से ये प्रश्न पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैंने दिया है क्या आपको? ना, बिल्कुल नहीं अवेलेबल है, इंटरनेट से निकाला मैंने। नहीं, इंटरनेट पे आपने नहीं दिया। कोई दिल्ली में एक पत्रकार आप ऐसा ले आइए जो कहे कि ये खत उसको अरविंदर सिंह लवली ने तो खड़गे साहब ने लीक कर दी चिट्ठी। अब नहीं, अब हम इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। मेरा ये है कि मैं एक खत लिखता हूँ, मैं 1 पेज की लाइन लिख के भी तो रिजाइन कर सकता हूँ अगर मुझे कहीं जाना है। 1 लाइन का भी रेजिग्नेशन लिख सकता हूँ कि आई हेयर बाय रिजाइन। मुझे 4 पेज का खत लिखने की क्या ज़रूरत है अगर मेरी पीड़ा कांग्रेस पार्टी को ठीक करने की ना हो दिल्ली में। तो मैंने जो खत लिखा, मेरे खत लिखने के आधे घंटे बाद सबके पास खत पहुंच जाता है। इस खत को अगर आपने भी पढ़ा होगा, अगर मैंने 2-3 बार पढ़ा नहीं, उसमें आपको 1-2 घंटे तो लगे होंगे और स्टडी करा। अगर आप इश्यूज पे, अगर आपको ठीक करना हो, आप पार्टी के इंचार्ज हैं और आपको समझना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं ही समझदार हूँ, आप भी समझदार हो। सारी अकल भगवान ने मुझे तो नहीं दे रखी, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मैं अगर ये खत लिखूंगा और आप सपोज आपका कोई रिपोर्टर आपके चैनल के बारे में आपको लिखे कि ये चीज़ होनी चाहिए, कैमरा ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो अगर वो 4 पेज का आपको नोट लिख के भेज रहा है तो आप 2-3 घंटे तो उस पर लगाएंगे। सर मैं चिट्ठी लिखूंगा, साइड में मैं फोन उठाऊंगा, मैं फोन करके पूछूंगा बताओ भी क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, आप वो तो बहुत ही अच्छा करेंगे। हाँ। नहीं भी होंगे तो आप 3-4 घंटे तो लगाएंगे कि क्या ये सही बोल रहा है, क्या फालतू की बात कर रहा है, लगाएंगे। मैं खत लिखता हूँ, आधे घंटे में सब पत्रकारों के पास होता है। 4 घंटे में हमारे प्रभारी महोदय मेरे पे स्टेटमेंट दे देते हैं कि बीजेपी के प्रभाव में ये कर रहे हैं, और वो भूल जाते हैं मैं तो 2017 में चला गया था बीजेपी में। अगर मेरे पे कोई दबाव या प्रभाव होता तो मैं वापस क्यों आता। और 4.5 घंटे में मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है। तो आप लोग बिना बात, ये भी रिकॉर्ड होगा वैसे। नहीं, आप लोग गलत इल्जाम लगाते हो कि कांग्रेस पार्टी में निर्णय जल्दी नहीं होते। ये एग्जाम्पल है इस बात का। अच्छा, नहीं तो आपने किसी इंपॉर्टेंट आदमी को तो कांग्रेस पार्टी में आपने बड़ा नाराज किया हुआ है। मैं नाम बोल दूं? बोलिए ना सर। दीपक बावरिया जी जो प्रभारी दिल्ली के इंचार्ज है, दीपक बावरिया जी, जो बवाल की जड़ है वो वहीं से शुरू वहीं से खत्म होती है। देखिए, आप लोग ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं उनको, जो है सही बात है, क्योंकि दिल्ली के प्रभारी हैं तो उन्हीं से रहता था। और एक अमूमन एक जो कोई भी स्तर का पॉलिटिशियन हो जो ज़िंदगी में कभी भी कोई चुनाव लड़ा हो या चुनावी, और बहुत साल इन्होंने तो, मतलब चुनाव मेरे ख्याल आपने इन्होंने जितने कवर किए हैं करे ही नहीं होंगे किसी, बहुत कम ऐसे अभी दिल्ली में पत्रकारिता में लोग बचे हुए होंगे जिन्होंने इतने चुनाव। तो चुनाव का सबसे बेसिक असूल क्या होता है
कि इलेक्शन में जो आपसे नाराज है उसको मनाओ, भगाओ नहीं। तो झगड़ा ये है, मैं कह रहा था मनाओ, ये कह रहे थे भगाओ। वो तो लाइन से लगे हुए लोगों को निकालने में, राजकुमार चौहान को निकाल दिया और एक आध और लोग थे। देखिए ये शुरू कैसे हुआ और इस चिट्ठी का लबोलबाव भी क्या है। उम्मीदवार दिल्ली में डिक्लेयर हुए, मैं पीसीसी का प्रेसिडेंट हूं, मैंने इसमें लिखा भी है। कन्हैया कुमार, उदित राज, जेपी अग्रवाल, इनमें से जेपी अग्रवाल दिल्ली के पुराने नेता, खांटी नेताओं में से एक माने जाते हैं जेपी अग्रवाल। उदित राज जी को पहले बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बना के जितवा दिया था, फिर इस बार कांग्रेस पार्टी ने बना लिया उनको। कन्हैया कुमार को बिहार, जिन्होंने बिहार से इलेक्शन लड़ा है, सीपीएम से चुनाव लड़ा था, उनको सीपीआई से, उनको कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लेके आई क्योंकि तेजस्वी उनको वहां टिकट देना नहीं चाहते थे। तेजस्वी, तो आपने मतलब पहले लालू यादव की पार्टी से आपने उनको अपसेट किया होगा, उनसे मनाया होगा कि उनको बिहार में टिकट दो। लालू यादव ने कहा नथिंग डू, इनको बिहार में टिकट नहीं देंगे। आपने कहा ओके मैं इनको दिल्ली में टिकट देता हूं। कन्हैया कुमार किसी के तो इतने खास हैं, किसी के क्या इनके ही खास होंगे, मतलब राहुल जी के खास होंगे, और तो फिर कैसे नहीं तो दिल्ली में उनको टिकट मिल सकता है। बहरहाल तो मेरे और भी रीजन है, लेकिन बेसिक रीजन ये था। तो मैंने इसमें पॉइंट आउट भी किया है कि हाईकमान का प्रेरोगेटिव है, वो जिसको मर्जी टिकट दे, ठीक। और मेरे और दिल्ली के कार्यकर्ता के व्यूज़ अलग हो सकते हैं इन उम्मीदवारों के बारे में, और मेरा एज आ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मेरा काम था उस व्यूज़ को लोगों के हाईकमान के आगे रखना, और मैंने रखे भी। उसके बाद हाईकमान का प्रेरोगेटिव है, वो जिसको टिकट देना चाहते थे, और एज आ पार्टी सोल्जर, पार्टी प्रेसिडेंट हमारा काम है कि जो दिशा निर्देश आ गया उसको इम्प्लीमेंट करें। मेरी पीड़ा क्या है कि आपको पीसीसी की इतनी डिग्निटी तो रखनी पड़ेगी कि आप फॉर्मल अनाउंसमेंट से पहले कम से कम इनफॉर्मली पीसीसी को इन्फॉर्म तो कर दीजिए उम्मीदवार कौन है। आप वो पीसीसी प्रेसिडेंट, आपको पता ही नहीं था कि इनकी, जैसे मीडिया में और लोगों को पता लगा, ऐसे मुझे पता लगा कि कौन उम्मीदवार है। मैंने कहा चलिए वो भी कोई बात नहीं है, इट कैन हैपन ओनली इन कांग्रेस। तो मैंने कहा चलिए वो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद मैंने तब भी सब कार्यकर्ताओं को कहा कि जो हुक्म आ गया उस पर करना है, सबने काम करना है, लगना है। एक इंट्रोडक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। उस इंट्रोडक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने तीनों उम्मीदवार को इंट्रोड्यूस कराया मीडिया से। उस समय कुछ कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नारे लगाते हुए आ गए एक उम्मीदवार के खिलाफ। तो मैंने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्ले भी किया भी कि अमूमन किसी भी पार्टी में इस तरीके से होना कोई खास बात नहीं है। जब भी एक उम्मीदवार सबको तो संतुष्ट नहीं कर सकता, तो जब भी किसी को टिकट नहीं मिलती है तो वो नेचुरली रिएक्ट करता है। और हम तो देश में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हमारी अपनी पार्टी में लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर कार्यकर्ता आके बोल रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे परिवार के लोग हैं, मैं इनको सुनूंगा, इनको मनाऊंगा, इनसे बात करूंगा जी। ये मेरा पब्लिक स्टैंड था और पब्लिक पोस्चर था। आप अपने चैनल की भी रिकॉर्डिंग तय कर लोगे तो उसमें ये मिलेगा कि मैं ये कह रहा हूँ। इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मेरे को फ़ोन आता है कि इनको बाहर निकाल दीजिए सबको। किसका? बाबरिया जी का? हाँ जी। अच्छा, मैसेज आता है रिटर्न कि बाहर निकाल दीजिए, राजकुमार चौहान को निकाल दीजिए, पार्टी से बाहर निकाल दीजिए। ऑफिस से बाहर निकालने तो बेचारे थे ही ऑफिस के बाहर, तो इनको पार्टी से बाहर निकाल दीजिए, इनको इसको बाहर निकाल दीजिए, उसको बाहर निकाल दीजिए। तो मैंने कहा भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये। मैं कल के आए लोगों के लिए जनरेशनल कांग्रेसियों को निकालने को तैयार नहीं हूँ। और कल क्या है मतलब ये कन्हैया कुमार और इतराज ये कल क्या है? तो मैंने कहा जनरेशनल कांग्रेसियों को निकालने को तैयार नहीं हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको इनडिसिप्लिन करने को, मैं उनका इनडिसिप्लिन सहने को तैयार हूँ। मेरा ये है हम उनको मनाए। लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए पार्टी से एक्सपेल करना, फर्स्ट रिजॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं सीरियसली पूछूं, आपको चुनाव लड़ना था क्या कन्हैया कुमार की सीट पर? आप देखिए ये बहुत ही एक अलग तरीके का प्रचार किया जा रहा है मेरे बारे में। मेरी जो पार्लियामेंट की सीट है जहां से मैं पिछली बार लड़ा था वो ईस्ट दिल्ली पार्लियामेंट सीट है। सही। गौतम गंभीर के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ा था, वो मेरे खिलाफ जीते थे। और मेरी असेंबली सेगमेंट जो गांधीनगर है वो भी ईस्ट दिल्ली में पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं पड़ती है। मैंने तकरीबन 1 महीने पहले स्टेटमेंट दे दी थी कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं। और इन्हीं दीपक बावरिया साहब ने भी मीडिया में स्टेटमेंट दी थी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। लेकिन जो भी नॉर्थ ईस्ट का कैंडिडेट जाता था वो नॉर्मली ये कहता था जी या तो हमें टिकट दो और हमें नहीं देनी तो प्रदेश अध्यक्ष लड़ेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस नाते मैंने नहीं, स्क्रीनिंग कमेटी ने जो है
मेरा नाम डाल आपका दिया, नाम आगे कर दिया था। कर दिया, और मैंने मना किया कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं। मैंने स्क्रीनिंग कमेटी में भी, सीईसी में भी मना किया। व्यूअर की सरलता के लिए, जिस सीट पर कन्हैया कुमार को टिकट मिला, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने पहले नाम अरविंदर लवली का दिया था, सिंगल नाम, एक ही नाम, मतलब उसमें कोई दूसरा नाम, बाकी सीटों पर 3-3 नाम और मैंने मना करा कि मुझे नहीं Alright, करना। ठीक तो है। इसलिए ये कहना कि मैं टिकट नहीं मिलने से नाराज हूं, बहुत आपका, गलत चलिए है। आपने तो खुद अपना नाम विड्रॉ कर लिया, कन्हैया कुमार का नाम कहां से आया? ये तो अपने आप में गुत्थी है, मैं भी नहीं सुलझा पाया हूं अभी तक। किसकी पसंद है कन्हैया कुमार? ऊपर के लोगों की होगी। ऊपर मतलब कौन? कौन? अब आप इशारों में बता दीजिए। अरे नहीं, इशारों में नहीं बता दीजिए। अब ऊपर में तो आप जितनी जानकारी आपको है उतनी की मुझे है, मुझे भी उससे फालतू अच्छा, नहीं है। आपको भाई- आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं थी कन्हैया कुमार को खड़े करने में? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका तो अलायंस था, आप लगातार बातचीत कर रहे थे और आप उस डेलीगेशन में थे। आप लोगों को एक बात याद नहीं है, एक बारी आप पार्टी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था हम कांग्रेस को 1 सीट दे रहे हैं, और मैंने जो है वापसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अब अलायंस अपना अपने पास रखो। ना, याद है मुझे। ठीक है, तो अब कार्यकर्ता यही महसूस कर रहा है कि एक ही सीट मिली है हमें। अच्छा, मतलब जेपी वो अग्रवाल JP जिस पर लड़ रहा है, बाकी दो तो राइट ऑफ हो गए। नहीं, लेकिन मेरे लिए सर ये गुत्थी है, अब कन्हैया कुमार को दुनिया ने क्यों जाना? ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष होते थे। इनका क्लेम टू फेम क्या है? मैं कन्हैया कुमार जी को मैं डिसमिस नहीं करना चाहता एज ए लीडर, मगर इनकी प्रेजेंस में वहां आपत्तिजनक नारे लगे, अफजल तू अफजल तू शर्मिंदा है, तेरे कातिल अफजल हम जिंदा है। शर्मिंदा है, तेरे अफजल कातिल हम जिंदा शर्मिंदा है, तेरे भारत कातिल। तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब ये आरोप लगा कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें, या इनकी प्रेजेंस में नारे लगे थे, पुलिस का केस भी हुआ था। खैर, उन पर वो आरोप साबित नहीं हुआ, मगर इस वजह से कन्हैया कुमार को देश ने जाना था, जेल भी गए थे। जेल भी गए थे। जेल आप उन कन्हैया कुमार को उसी दिल्ली के अंदर टिकट देते हो जहां ये सारा कांड हुआ। टुकड़े टुकड़े गैंग, ये यहीं से शुरू उस हुआ। दिन उससे शुरू हुआ था टुकड़े टुकड़े का। कितना आसान है दिल्ली की जनता की मेमोरी रिफ्रेश कर देना। मैं ये बात आपका कहना जो चाहता हूं, ये उस दिन कांग्रेस रात का में उम्मीदवार है, उसने ये कहा था। उस दिन रात में कन्हैया कुमार मेरे शो पर बैठे थे, और कितने हार्डकोर लेफ्टिस्ट थे। भारत माता की जय नहीं बोलते हो, नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, अभी भी नहीं बोलते थे? अब मुझे अभी पता नहीं, कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने उनका उस दिन दिल रिफ्यूज बदला। कर दिया आपके सामने उन्होंने उस भारत टाइम माता की कहा, भारत माता की जय बोलने से रिफ्यूज कर दिया, वंदे मातरम बोलने से रिफ्यूज कर दिया। बोले आपकी और मेरी माता की जय। ये मेरे ख्याल से शायद वो इंटरव्यू मेरे पास अभी कहीं ना कहीं सही भी होगा। तो ऐसा कैंडिडेट क्यों पसंद है इतना कांग्रेस को? मेरा ये सिर्फ मैं समझना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक लाइन आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ एक लाइन। भारत जोड़ो की जो सबसे पहली यात्रा हुई थी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर हुई थी, कन्हैया कुमार लंबे वक्त उनके साथ चले थे, और जयराम रमेश ने कन्हैया कुमार की तारीफ करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर हमारी जो कोई अगली लीडरशिप है तो वो कन्हैया कुमार है। राहुल जी का एक तरफ नाम आया था, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार का आया था। मैं नहीं कहता हूं इक्योर्ड किया था उन्होंने, आप सोच लीजिए। लेकिन उस लीग में मानते हैं वो कन्हैया कुमार को। ऑब्वियसली अगर जयराम रमेश मान रहे हैं उनको इतना बढ़िया नेता, तो राहुल गांधी भी मान रहे हैं, तो वहीं का है फैसला। तो फिर ये लवली जी, देखिए, मैं एक तो आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मैं कन्हैया कुमार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं, एक्सेप्ट ये कि JNU में प्रेसिडेंट थे। मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरा एक दो दफ़ा पीसीसी चीफ कह रहा है मैं अपने कैंडिडेट को नहीं जानता। जो सच है मैं वो बोल रहा हूँ। मेरी 1-2 दफ़ा डूसू इलेक्शन में मुलाकात है, या पीसीसी में एक बारी आपने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई क्या कर रहे हो? देखिए, मैं ना एक तो इस मेरे लेटर को सारा गलत तरफ नहीं, मैं लेटर साइड में रख दे, मैं तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। मेरा कभी भी ऑब्जेक्शन जो है दोनों कैंडिडेट से नहीं था। हाँ, मेरी बात इससे डिफर थी बिल्कुल, कि जिन लोगों की मैं पैरवी कर रहा था वो अलग था, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। मैं भी कोई साधु संत या महात्मा तो नहीं हूँ, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा। राजनीतिक आदमी हूँ, और राजनीतिक आदमी जो है सुबह शाम पॉलिटिक्स इलेक्शन लड़ने के लिए करता है। सही बात आपके हिसाब से दो अपना परफॉर्म करने के लिए करता है। आप किसकी पैरवी कर रहे थे? मैं अब जब टिकट्स हो गई तो वो उन बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूँ। ठीक, ये आपकी पसंद नहीं थे, सिंपल। हाँ, मतलब मैंने अपने आप नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने आप को विड्रॉ क्यों किया था। मैंने अपने आप को विड्रॉ इसलिए किया था कि मैं पीसीसी का प्रेसिडेंट हूँ। अगर अभी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी दिल्ली में और हम जीत जाएंगे तो पार्टी एस्टेब्लिश होगी, तो अल्टीमेटली उसका कुछ क्रेडिट मुझे भी मिलेगा कि मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं चाहता था कि मैं ना चुनाव लड़के दिल्ली के जो लीडर्स हैं सीनियर, संदीप दीक्षित हैं, जयप्रकाश अग्रवाल हैं, राजकुमार चौहान हैं, सुरेंद्र हैं, या बाकी लोग हैं, दिल्ली के लोग एकोमोडेट हो जाएं, ताकि जो है हम चुनाव जीतें पहले तो,
और मान लीजिए चुनाव हारे भी बाई चांस, तो वो अपने अपनी पार्लियामेंट सीट को तो संभाल के रखेंगे कि वहां पे तो जो है नर्चर करेंगे। अब आप इसका अंदाजा लगाइए, मेरी पीड़ा का अंदाजा इससे लगाइए। मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरी बात पे मत विश्वास करिए। आप अपने चैनल की पिछले 5 साल की रिकॉर्डिंग कांग्रेस के बारे में उठा के देख लीजिए। आपने एक प्रोग्राम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, दिल्ली शहर में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, एआईसीसी का नहीं, एआईसीसी की तो रैलीज वैलीज हो जाती हैं, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया हो, और 1 सितंबर को मैं अध्यक्ष बनाऊं, उसके बाद के आप अपने चैनल की क्लिपिंग उठा के देख लीजिए। हर महीने एक रैली करी, 3 रैली तो खरगे साहब की हुई, तो वो किसे कैसे हो गई? वो इन सब लीडर्स ने ही करी ना। आज आप उन लोगों को कुछ दे नहीं दो। अच्छा ठीक है सर, आपकी पार्टी ने तो आपको गया मान लिया, डोंट माइंड मी, लेकिन स्टेटमेंट तो ये आ रहा है ना सुप्रिया श्रीनेत जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एआईसीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टेटमेंट है। मुझे लगता है चुनाव के बीच में ऐसा कुछ करना सीधे तौर पर उनके इरादों पर सवाल उठाता है। आप खुद कह रहे हो 4 घंटे के अंदर कांग्रेस में कुछ नहीं, पत्ता नहीं हिलता, आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके आपको कॉपी भी मिल गई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, दे हैव डिसाइडेड, उन्होंने मान लिया कि लवली जी गए। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूँ। अब आप देखिए, अब क्योंकि आप कह रहे हो आपके चैनल में सच बोलना चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए, आप किसी मीडिया पर्सन से पूछ लीजिए, आपके जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनसे पूछ लीजिए। मैंने शाम को 6 बजे तक किसी चैनल से बात नहीं की जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया। 3 बजे मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है, 4 बजे प्रभारी मेरे खिलाफ बयान देते हैं। मैंने नहीं बोला एक बार भी पार्टी के खिलाफ, वहां से बयान आता है कि मैं भाजपा के दबाव में हूं। आप पार्टी ने तो मुझे टिकट ही दे दिया था पूर्वी दिल्ली से, उन्होंने कहा बीजेपी अपना कैंडिडेट बदलेगी। हाँ, और मुझे तो अंदाजा नहीं था कि बीजेपी की टिकट आप पार्टी बांटती है, नहीं तो उन्हीं को पकड़ लेते हैं। अब सर मुझे ये बताइए, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, क्यों इतने लोग कांग्रेस को नहीं, मैं पहले अपनी बात कर रहा हूँ, फिर उस पर आता हूँ। फिर ये भी कहा जा रहा है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ जिसने अलायंस कराया। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा, प्रभारी बयान देते हैं, आप पार्टी वाले भी मेरे ऊपर बयान देते हैं, और मैं एक शब्द नहीं बोल रहा किसी के खिलाफ। जब इन्होंने सबने कर दिया, उसके बाद शुरू किया, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि घबराहट किस बात की है। घबराहट इस बात की है कि नॉर्मली पॉलिटिक्स में जो इस्तीफा दे देता है उसके घर चिड़िया का बच्चा भी नहीं जाता है, और इस्तीफा देने के बाद भी भीड़ मेरे घर लगी हुई है आज भी। तो इनको कोई कह देता है कि ये अपनी अलग पार्टी बना रहा है। वो सारे वही लोग हैं, वो नाराज गुट के लोग हैं सारे, आपके साथ लग गए। वो नहीं, मेरे साथ लीडर नहीं है, मेरे साथ वर्कर है ग्रास रूट का, और इसीलिए शायद मुझे। अच्छा ये बताइए, तो क्यों लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं इतनी? मिलिंद देवरा, अभी 2 प्रवक्ता आपके छोड़ गए, गौरव वल्लभ और वो गुजरात वाले जो है राजकुमार चौहान छोड़ गए। राजकुमार चौहान ने रिजाइन किया है, अभी कोई पार्टी। संजय निरुपम छोड़ गए, क्यों हो रहा है? देखिए, मैं अभी आपको कह रहा हूं कि मैंने अभी आपसे शुरुआत कहां से की कि चुनाव में लोगों को मनाना चाहिए। मैं इस्तीफा देता हूं तो मुझे कोई मनाने आए, उसकी वजह कह रहे हैं ये जा रहा है, तो ये ज्यादा चाहते हैं कि मैं जाऊं बनिस्बत के मैं ज्यादा चाहता हूं। मैं तो चिल्ला के कह रहा हूं कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है भाई, फर्क पड़ रहा पार्टी से नहीं दिया। इतने कार्यकर्ता तो रहने दो, इतने लोग जा रहे हैं, आप ये नहीं रहने देना चाहते आपको, पार्डन में धक्के मारने में लगी है पार्टी पे, जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, पाए। अब ये तो आपको उनसे प्रश्न पूछना नहीं, आपने तो एनालाइज किया होगा भाई क्या हो गया मेरी नहीं, पार्टी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि कभी कहते हो राजकुमार चौहान को निकाल दो, कभी कहते हो संदीप दीक्षित को निकाल दो। मैंने इस्तीफा दिया है और मैं कह रहा हूँ मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ। लवली साहब, इसको भी निकालो। Who is responsible for the state of affairs of party? Naturally, the leadership is responsible for this. Who else will be? Rahul Gandhi is responsible. आई विल नॉट ब्लेम हिम, खाली की उन्हीं का है, पूरे सेटअप का कसूर है। सेटअप वही तो है, जो उनके आसपास लोग हैं वही सेटअप है। किसी अध्यक्ष साहब, खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी, राहुल गांधी, 4 लोग। राहुल गांधी के बिना कहे पत्ता भी नहीं हिलता। मान नहीं सकता मैं कि राहुल गांधी के ये राहुल गांधी की मैं कभी मंशा नहीं हो कि मैं व्यक्तिगत किसी पे आक्षेप करता नहीं हूँ, लेकिन नेचुरली मैंने कोई खुशी से चिट्ठी नहीं लिखी, मैं पीड़ा में हूँ। और मैं ईमानदारी से मैंने सोचा था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देके अपना घर में जो काम कहेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मेरे ऊपर जो है बयानबाजी हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसका खमियाजा अल्टीमेटली जो है किसी ना किसी को भुगतना पड़ेगा, या मुझे भुगतना। राहुल गांधी आप सही लोगों से नहीं घिरे हुए क्या? अब सही और गलत की परिभाषा क्या है, वो तो आप जिस परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, अगर निर्णय ठीक हो रहे होते तो इस परिस्थिति में तो नहीं रहते।
राहुल गांधी नहीं लेफ्टिस्ट हो गए क्या, कम्युनिस्ट बन गए क्या राहुल गांधी, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, अब मैं राहुल जी पे पर्सनल कोई नहीं मैं करना लीडरशिप चाहता, की अभी बात वो हो अध्यक्ष भी बहुत नहीं है। और कन्हैया कुमार उदाहरण है उसका, मतलब सबूत है हालांकि रादर। कांग्रेस का वर्कर तो अनकंफर्टेबल है ही है इस इलेक्शन से, इसमें कोई और पहली बात तो मैंने ये मेंशन भी किया है, आप पार्टी के साथ ही अननेचुरल अलायंस है कांग्रेस का। बट सर सॉरी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आम आदमी पार्टी और के साथ, आपके लिए कहा गया कि आप शिल्पकार हैं उसके। हाँ देखिए, और उसका मुझे नहीं, मेरे लिए कहा गया ये, आप मैं इसी बात पे आना चाहता था। तो फिर आपने वो शिल्पी क्यों किया जो कह रहे हैं आप अननेचुरल है? जब आप खुद ही मान रहे हो नेचुरल Unnatural लाइन से, व्हाई डिड यू पार्टिसिपेट? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, जब मैंने अभी आपसे कहा कि मैं उम्मीदवारों से सहमत हूँ कि नहीं हूँ, पार्टी हाईकमान ने उम्मीदवार तय कर दिए, तो पीसीसी प्रेसिडेंट के नाते मेरा फर्ज है कि मैं उसको ठीक ढंग से निपटाऊँ। और ये मेरी काबिलियत है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिकांश लोगों का जो विश्वास है और आम लोगों की जो सोच है वो इस अलायंस के फेवर में नहीं है। आप संदीप दीक्षित का बयान देख लीजिए, अजय माखन का देख लीजिए, एफआईआर देख लीजिए, जनरल कांग्रेस के वर्कर की सिंपैथी नहीं है। पंजाब में हाईकमान ने कोशिश कर ली कि अलायंस हो जाए, किसी लीडर को नहीं मना पाए। दिल्ली थी जिसमें मैंने ओन किया इसको, और खाली ओन नहीं किया, दिल्ली के पूरे कैडर में से पूरा कैडर फॉल इन लाइन करे हाईकमान के डिसीजन तक, वो भी इंश्योर किया। उसका मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए कि उसके मेरे साथ ये होना चाहिए कि आप जो फैसला पंजाब में नहीं लागू करा पाए, मैंने उसको दिल्ली में करा दिया और पूरे कैडर को खड़ा करवा दिया। आपने अपने वर्कर की विशेष के अगेंस्ट जाकर ये काम कराया, अगेंस्ट विशेष में। बट आप कह रहे हैं कि अननेचुरल है, तो फिर आप वर्कर्स को साथ ही क्यों ले गए उस अननेचुरल अलायंस? आप भी खड़े होते, आपको तो ये पंजाब समझाना था हाईकमान को कि नहीं हो रहा है। पंजाब की स्टेट लीडरशिप की तरह आप भी खड़े होते। नहीं, आपको लगता है नहीं समझाया होगा, नहीं, पर मेरा ये है, आप उसको दूसरी तरीके से ले जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि आप एज अ प्रदेश अध्यक्ष, हमने कहा हमारा ये मत है, लेकिन जो हाईकमान का फैसला होगा हम उसको दिल्ली में लागू करेंगे। अब आपको तो आप इसे छोटी बात समझ रहे हैं कि पंजाब के वर्कर नहीं मन पाया, मैंने दिल्ली के वर्कर चलिए इसका क्रेडिट आपको दिया। अब आप क्रेडिट नहीं मैं लेना चाहता, और आप अपनी चिट्ठी में लिख रहे हो कि भाई मेरा उम्मीदवार कन्हैया कुमारी, वो कह रहा है केजरीवाल ने देखो इतने अच्छे स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया, आपको उससे प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? अब आपने जब अलायंस करा दिया तो वो अलायंस पार्टनर बनाना तो इन्होंने शुरू किया ना, ये शिक्षा मंत्री थे। आप भूल रहे हैं कि मैं दिल्ली का लॉन्गेस्ट शिक्षा मंत्री रहा हूँ। यही तो मुझसे ज्यादा शिक्षा के बारे में किसको पता? क्रेडिट केजरीवाल जी को मिल रहा है कि स्कूल में नहीं, क्रेडिट मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ स्कूल का नाम बता दो जो खोला है भाई, उस कॉलेज का नाम तो बता दो जो खुला है। तो क्या कहेगा आपका कैंडिडेट? सर जॉइंट कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का, वो क्या बोलेगा? मैं बताता हूँ क्या कहेगा। हाँ। ऐसा है कि जब केजरीवाल अरेस्ट हुआ था तो सबसे पहले मैं उनके घर के बाहर पहुंचा। किसी ने भेजा था, आप खुद गए थे? नहीं, मैं अपनी मर्जी से तो जा ही नहीं सकता। संदीप दीक्षित जा सकता है क्या अपनी मर्जी? बिल्कुल नहीं। तो फिर किसने भेजा आप लोगों को? अब पार्टी का हुक्म आया कि जाना है, जरूरी जाना है। नामों में मैं नहीं पढ़ता, तो मैं वहां गया। आप मेरी स्टेटमेंट मैंने क्या दी वहां? मैंने बोला कि हम टाइमिंग का विरोध करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि हम क्लीन चिट दे रहे हैं। मैंने ये कांग्रेस का स्टैंड ये था कि हम सॉरी सर, मैं माफ किया, मैं हंस रहा हूं। ये आप 7 चुनाव लड़ रहे हो उस आदमी के। नहीं तो 7 चुनाव लड़ने का मतलब ये थोड़ा है मेरा विरोध केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पे है, गिरफ्तारी पे विरोध नहीं है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या केजरीवाल शराब घोटाले के आरोपी हैं? दोषी नहीं बोल रहा हूँ, आरोपी हैं। क्या घोटाला किया है उन्होंने? एफआईआर ही हमने कराई है। मुझे बताइए। हाँ, मेरे से पहले जो अध्यक्ष थे। तो फिर अलायंस क्यों हो गया? मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा अरविंदर भाई, कुछ तो बताइए। अरे मेरा ये है कि अलायंस अगर हो गया, मान लीजिए हो जाता है, राजनीति में जो है बहुत सारे आप लोगों के विचार नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलते, कई बारी मजबूरियों में अलायंस हो जाता है, इलेक्शन जीतने के लिए हो जाता है, किसी और वजह से हो जाता है। पर आपको अपनी पार्टी की नीति तो पता होनी चाहिए। आपको ये तो पता होना चाहिए कि कांग्रेस का स्टैंड ये है। आप कह रहे हो मेरा उम्मीदवार जो है कांग्रेस का, मैं यही कह रहा हूँ कि नेता की फोटो नहीं लगा रहा। इनको बुला के ब्रीफिंग तो दे दे। एक कैंडिडेट कह रहा है 4% की पार्टी है, इनके वर्करों से क्या काम ले? अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए। और दूसरा जो है वो कह रहा है कि स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, कॉलेज बना दिए। मैं तो इतना पूछ रहा हूँ कि उसका नाम बताओ स्कूल कॉलेज का। हम कहते कहते मर गए। आपको केजरीवाल जी के घर और भेज दिया गिरफ्तारी पे, जाओ वहां जाकर। नहीं, वो तो जो आप जब आप पार्टी के अध्यक्ष हो तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ, हटने के बाद भी। अच्छा, मुझे एक बात पूछिए, दो सवाल एक लाइन के। आपको क्या लगता है जो परिस्थितियां हैं, कन्हैया कुमार की जीतने की गुंजाइश है, संभावना है? मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, हम 7 सीट जीत रहे हैं,
4 आप पार्टी जीत रही है, 3 कांग्रेस जीत रही है। ये वही है, जय अभी वीरू तक भी जो वाला, आदमी बोल रहा मौसी था, वाला, नहीं, मौसी वाला ना, मैं रिमाइंड करा दूं। मौसी कहती है, जैसा भी है तेरा दोस्त जो है, लेकिन तू कहेगा कि ये बहुत अच्छा है। अभी तक जो बोल वही है ना, शोले। अभी तक भी जो जय बोल रहे थे वीरू कांग्रेस पार्टी के सिपाही ही बोल रहे थे। ठीक है सर, नहीं नहीं, ये तो ठीक है। अभी तक तो आप पार्टी में हैं। नहीं, मुझे ये रहने देंगे तो मैं रहूंगा। मैं तो अगर ये अच्छा, रहने तो नहीं देंगे बताइए, तो अलग लगता है रहना एक देंगे। सेकंड, नहीं, केजरीवाल जी को आपकी पार्टी ने एक्सेप्ट कैसे किया? किसने एक्सेप्ट करा लिया? जिस आदमी ने शीला दीक्षित के लिए क्या क्या नहीं बोला, आप उस सरकार में थे। इस आदमी ने सोनिया गांधी के लिए क्या क्या नहीं बोला, वो और राहुल गांधी उस आदमी से मिलते एक भी दिन और आप accept मुझे भी- फिर बुलाइएगा इंटरव्यू में, फिर बात करेंगे आपसे जल्दी। क्यों इतना प्यार हुआ इतना केजरीवाल जी से? अब इस पे तो मैं, अब हमारा नहीं, हमारा आधा प्यार है, हमारा दिल्ली में प्यार है, पंजाब में नहीं है। तो हम कहीं प्यार करते हैं, कहीं नहीं करते। आशिक कौन है आपकी पार्टी में? काफी हैं, 2-3 हैं। केजरीवाल जी के आशिक 2-3 है। हाँ, हाँ। 2-3 बड़ा स्पेसिफिक अच्छा, सोच के अभी- तो आपने तो केजरीवाल नहीं, को पर वैसे ही अभी- बना दिया, लैला। नहीं, पर अभी तो ये कहा जा रहा है कि मैं ही करता धरता हूँ सारे अलायंस का। आप पार्टी भी कह रही है, बार बार उनके यहाँ से बयान आ रहा है। और देखिए, मैं आर्किटेक्ट हूँ इस अलायंस का, और मैं कितना अच्छा आर्किटेक्ट हूँ कि मैं खुद की पार्लियामेंट सीट नहीं बचा पाया ईस्ट इस अलायंस अरे में। जरा आप एक थोड़ी सी भविष्यवाणी तो कर दीजिए। आपने, आप दिल्ली को समझते हो, आप देश क्या होने जा रहा है दिल्ली में 7 सीटों पर? 7 सीट हम जीतेंगे। और होगा क्या असली में? नहीं, 7 जीतेंगे। आप इसको मजाक क्यों समझ रहे हैं आप? हाँ। आप खुद ही कह रहे हो मेरा कैंडिडेट कांग्रेस का झंडा नहीं उठा रहा, तो नहीं तो लोग देंगे वोट हमको। और देश में मैं तो दिल्ली तक ही सीमित हूँ। आप तो मैं आपको अगली बार जो बुलाऊं तो फिर मतलब बीजेपी नेता के तौर पे बुलाऊंगी, कैसे बुलाऊं? मेरे को तो खुशी होगी कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में ही आऊँ, बनिस्पत ये रहने दें तो। सर इंतजार करते हैं हम, देखिए कब तक आपकी लिखी है कांग्रेस पार्टी में आप रोटी पानी आगे का कितना लिखा है। बहुत शुक्रिया अरविंदर लवली जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हमारे मेहमान आज के पहले मेहमान अरविंदर लवली सर, प्लीज देखिएगा। और अब उन्होंने काफी कुछ तो देखिए, क्योंकि पार्टी के साथ बंधे हुए हैं अभी तो काफी कुछ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है प्रोग्राम में बताएगा। सुधांशु मित्तल जी हमारे आज के दूसरे गेस्ट, सर बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली के ही दूसरे नेता, और आप सुन रहे होंगे अभी लवली साहब को, उन्होंने कहा केजरीवाल जी के 2-3 आशिक हैं हमारी पार्टी में। इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वह जब ये अलायंस हुआ, जब आप बिलीव कर पाए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ेगी? अननेचुरल अलायंस था, पूर्वाग्रहों की वजह से अलायंस था, और आंख झोंक के, आंख में धूल झोंक के कोई चीज करी जाए तो कभी सफल नहीं होती है। आपने देख लिया कि कांग्रेस के अंदर मार पिटाई हो रही है, नारे लग रहे हैं, किन किन के बीच में क्या क्या अपशब्द कहे गए हैं। मुझे लगता है देखिए, राजनीति कांग्रेस में एक बड़ी दिक्कत आ गई है। ये लवली अभी गए हैं, इनका अपनी आधार था, जमीन पे पकड़ थी, 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो अलग बात है। मतलब ये जनता के बीच के निकले कांग्रेस में बड़े लंबे अरसे तक कांग्रेस ने जो दिल्ली में अपना वर्चस्व रखा, उसके पीछे ये कारण था, दीपक जानते हैं, कि इनके लोग जमीन से जुड़े हुए थे। आपको 15 साल आने नहीं दिया दिल्ली में? दिया, पराक्रमी थे। अब दिक्कत क्या हो गई राजनीति में, पराक्रम पे परिक्रमा जो है वो भारी पड़ गई है। अभी वो दीपक बाबरा जो भी है, मतलब अब एक कहावत है कि जहां जहां पांव पड़े संतन के तांता बंटा धार। तो पहले वो शायद मध्य प्रदेश में थे, तो वहां पे तो हो ही गया। अच्छा, हमें तो मतलब मैं जब देखता हूं कि भाई भाजपा के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जिस व्यवस्था में पराक्रम परिक्रमा से हार जाएगी, वो राजनीतिक व्यवस्था चल नहीं पाती है। और यहां दिक्कत है, देखिए क्या है, राजा जब बौना होता है ना, राजा जब नाटा होता है तो उसे बौने पसंद होते हैं, उसे लंबे कद के लोग अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ दिक्कत जो अच्छा, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए आप। हाँ। आपको सारी हिस्ट्री पता है, आपको केजरीवाल जी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा। ये भी सही कि उन्होंने पंजाब से कांग्रेस को ही आउट किया, दिल्ली से कांग्रेस को ही आउट किया, 15 साल की सरकार थी। अब वो गुजरात में गए तो किसका वोट ले रहे हैं? वो ऑब्वियसली जो कांग्रेस को वोट पड़ता था वही वोट वो ले रहे हैं। अब ये सब कांग्रेस पार्टी जानती है। ये अलायंस किया, इसके बावजूद राहुल गांधी ना, मैं उनका नाम इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो पार्टी लीड कर रहे हैं इस वक्त बिना किसी पोस्ट के। कितनी सीटों के लिए? पंजाब में आपको वहां के स्टेट यूनिट ने करने नहीं दिया। लवली जी बता गए कि यहां घोर विरोध था, लेकिन फिर भी चलिए हम लोगों ने मान लिया कि आप यहां करना चाहते हो। 3 सीट
और गुजरात की 2 शायद, गुजरात की 2, 3, एक हरियाणा में, एक सिंगल 6 सीट। 6 सीट के लिए। देश की 6 लोकसभा सीटों के लिए आपने समझौता कर लिया एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे लीडर से जो आपको खत्म करने पे तुला हुआ है। जिसका जन्म आपको गाली देके हुआ है। हाँ, आप ही को सबसे उसने दुश्मन देश का बताया, क्या क्या नहीं कहा। क्या है इनको राहुल गांधी जी के यहाँ, मुझे जो लगता है कि जो उनके साथी संगी हैं ना, उनको है कि साहब इंडी बनेगा, ये बनेगा, एक बड़े बड़े ख्वाब जो कि वास्तविकता से बिल्कुल ही परे होते हैं। जब राजनीति में लोग जो हैं जिनका कि धरातल पे कुछ नहीं होता, जब वो व्यवस्था को चलाने लगते हैं तो व्यवस्था चौपट हो जाती है। पर खबर तो ये है कि राहुल गांधी ने पहले इनको शायद 8 महीना साल भर तो टाइम ही नहीं दिया मिलने का। बिल्कुल नहीं टाइम। अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल टाइम मांगते रहे, नहीं टाइम देना चाहते थे, लेकिन इंडी के कई अलायंस के मेंबर से जो चाहते थे कि अलायंस हो, और मैं उसमें सबसे प्रमुखता से नाम किसका लूंगा, नीतीश कुमार का लूंगा। जो अभी नीतीश कुमार जो अब इधर हैं, पर नीतीश कुमार गए अरविंद केजरीवाल के पास, वो दिल्ली के गए, उन्होंने राहुल से बात कराई, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कराई। देखिए, जब आप जब आप जमीन से कटे हुए हो ना, तो आपको पेपर पर चीजें अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छी लगती है। देखिए, ये बनेगा तो ये होगा, तो ऐसा होगा, फिर इसके बाद ऐसा होगा, और हम जीत गए, खत्म कहानी। यही हुआ है इंडिया के साथ, जैसे वो बना कागजी नेता, कागजी नेता, पेपर टाइगर्स। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई आपने कागज पर अपनी सारी रणनीति भी बना ली, आपने अलायंस भी बना लिया और आपने अलायंस को जीता हुआ भी मान लिया। मुझे याद 14 का इलेक्शन था या 19 का इलेक्शन था, ये खबर रिपोर्ट हुई थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये अब कानों सुनी वैसी बात नहीं है कि राहुल गांधी हैड एक्चुअली डिसाइडेड ऑन पोर्टफोलियोज कि कौन कौन हमारा डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। सौरभ जी, एक बड़ी अच्छी कहावत थी। ये सही बात है ना सर? मैं उस दिन बताऊं, आखिरी एक बड़ा अच्छा शेर है निदा फाजली का था कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है। सोच समझ वालों को, राहुल गांधी के जो दोस्त हैं उनके लिए, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। अच्छा, ये बहुत जो होशियार कागज पे जिता देते, हरा देते, जिनको वास्तव सर, लेकिन एक बात बताओ, लेकिन आज आप हंस रहे होंगे, लेकिन जब ये अलायंस बना था, आज बिखरा हुआ है, को सब जानते हैं, लेकिन उस वक्त सांसें तो आप लोगों की, मतलब बीजेपी की भी थोड़ी तो अटकी हुई होंगी, मैं मान नहीं सकता इस बात को। देखिए, एक भाई, जो इनका ओरिजिनल प्लान था कि हम सारी 500 सीटों के ऊपर जॉइंट कैंडिडेट देंगे, अगर इन्होंने दे दिया होता, अच्छा क्या फर्क, बहुत बड़ा अगर है, लेकिन दे दिया होता तो कहाँ नहीं दिया। वैसे एक और चीज चालू करते हैं, देखिए, बंगाल में जिसको हमसे लड़ना है वो वैसे भी लड़ रहा है, तमिलनाडु में जिसको हमसे लड़ना है वैसे भी लड़ रहा है, बिहार में जिसको हमें लड़ना है वैसे ही लड़ रहा है। कौन सी जगह पे कुछ फर्क पड़ने वाला था ना? प्रश्न ये नहीं है। देखिए, कांग्रेस, दुर्भाग्य है, मतलब मैं राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, किसी पार्टी नहीं, देखिए कांग्रेस से सब कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़ के गए। गुलाम नबी आजाद ले लीजिए, अशोक चौहान सीएम रहे हैं, किस बेदर्दी से वो गए हैं छोड़ के वहां से। अच्छा, एक जनरेशन पूरी जो थी जिसके प्रति भविष्य दिखता था, चाहे वो मिलिंद हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य हो, चाहे जतिन हो, आरपीएन सिंह हो, सचिन की जो हाल करा है वो दयनीय। हेमंत बिश्व शर्मा ले लीजिए, किसी को भी आप, मतलब मेरी तो पूरी फहरिस्त है कांग्रेस के जो लोग छोड़ के गए, बड़े लोग छोड़ के। एंथनी साहब के साहबजादे आए, क्यों आए? क्योंकि उनको दिखा कि यहाँ पे ना देश के प्रति समर्पण है, ना राजनीति के प्रति गंभीरता है, यहाँ पे चटुकारिता। सर, मैं ये तो नहीं कहता वो कितना वो देश की सोचते होंगे, उनको अपना फ्यूचर नहीं दिखा, नहीं गंभीरता, अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था। नहीं, देखिए ये आपको बताता हूं मैं, लोग हमेशा संघर्ष करने को तैयार रहते हैं। हम लोग ने जब राजनीति करी तो कभी दिखता था कि सत्ता आएगी, सरकार आ सकती है। 70 के दशक में, 80 के दशक में भाजपा कभी सरकार में आएगी, कोई सोच सकता था? लेकिन हम लोग राजनीति में एक विचार के लिए आए थे। लेकिन फिर राहुल गांधी को किस बात का, तो राहुल गांधी भी यही कहते हैं कि कठिन दौर है, संघर्ष का दौर है, जो मेरे साथ चल सकता है चले। संघर्ष करे। देखिए, स्वप्न चाहिए होता आंख में। राजनीति में क्या महत्वपूर्ण होता है, नेतृत्व अगर आपको देना है ना, तो आंख में स्वप्न और पेट में आग चाहिए होती है, तब आप दे सकते हैं। भूख नहीं है। पराक्रम परिक्रमा का जो फर्क है, शौर्य और पराक्रम। आज मुझे किसी ने बड़ा अच्छा कोट दिया, क्या? बाकी 10 जनपद पर जो दिखता है वही बिकता है। और आपको मैंने तो आपसे कह दिया परिक्रमा जहाँ पे। मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहता हूँ। वहां आपने नंबर बनाना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल सही। और वहीं पे नंबर है, बाकी कहीं नहीं है। सुधांशु भाई, मैं पिछले इलेक्शन में आखिरी दौर के आसपास पंजाब में चुनाव चल रहे थे, मैंने राहुल गांधी का इंटरव्यू किया था पंजाब में जाके, और राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट थे, बोले इस बार तो सब कुछ बदलना ही है। हाँ। ये उन्होंने मुझसे कहा। और उनके साथ निखिल अलवा थे, और किसी एक बात पे आर्गुमेंट हो गया कि बिहार में तो नहीं हुआ था आपका? नहीं, ये पंजाब में हुआ। तो निखिल से बोला इन्होंने, देखिए ये सवाल काटेंगे, कटवा दीजिएगा, और मैंने वो सवाल चलवाया था। और वो वहां पे बिल्कुल उसके बाद आपको इंटरव्यू नहीं मिला होगा? नहीं, उसके बाद तो उन्होंने पता नहीं क्या। एक बड़ी मतलब मुझे बड़ी दुख हुआ था। एक मैंने वो जो एक टेलीफोन रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी जिसमें कि वो राहुल गांधी कमलनाथ जी को कमल कह रहे थे। हेलो कमल। उनके पिता की उम्र के, पिता के साथी, उनको आप ये कह के बेइज्जत करें। आप सोचते हैं कि कमलनाथ के मन पे क्या बीतती होगी जब वो कमल कह रहा होता है? मुझे लगता है कि मुझे लगता है कहीं लेकिन वो कमलनाथ जो है पार्टी लीडरशिप की अगर कृपा से चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं तो सर क्या है, अपना नाम सुनना में वो देखिए, वो मजबूरी, कांग्रेस में नेताओं की मजबूरी होती है बेइज्जती सहना, क्योंकि उस बेइज्जती के अगर नहीं सहेंगे तो बाहर जाइए आप। और अब फाइनली क्योंकि मेरे पास समय भी प्रोग्राम में खत्म हो गया, अब इन्होंने इंडिया अलायंस की जो बची कुची कहानी थी, लवली साहब खोल गए यहाँ आकर के। पार्टी का प्रेसिडेंट दिल्ली का कह रहा है कि भाई मेरा वर्कर बहुत नाराज है, तो अब वो चुनाव में क्या होगा, इट इज एनीबॉडीज गेस। कोई कॉन्टेस्ट दिखता है आपको दिल्ली के 7 सीटों पर? देखिए, वैसे भी अगर देखें इलेक्शन के हिसाब से तो 55 से 60% के बीच वोट है। 60% करीब वोट, एवरेज वोट है। तो आप और कांग्रेस मिल भी जाएं तो 40% ही बैठते हैं ना। और इस हालत में मिलेंगे जो लवली साहब बता के गए हैं, तो वही फिर तो वही है, बीरबल की खिचड़ी पक जाए तो ठीक। एक लास्ट कमेंट सर। मैंने वो लवली जी का कमेंट सुना कि भाई 7 सीटें जो हम जीतेंगे, उनकी मजबूरी है कहना, आपको उनके चेहरे के भाव से दिख रहा था। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि क्योंकि अननेचुरल अलायंस है, सब एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। कोई एक जना कन्हैया के लिए खड़ा होने वाला है क्या? कोई एक जना उदित राज के लिए खड़ा होने वाला है क्या? आम आदमी पार्टी इनको जिताने के लिए खड़ी होने वाली क्या? उनको दिख नहीं रहा कि विधानसभा में इन्हीं से लड़ना है उनको? सही बात। क्योंकि आपने जैसे कहा कि दोनों का वोट तो वही है ना। आम आदमी पार्टी ने वोट किसका लिया? हमारा थोड़ी लिया, कांग्रेस का ही लिया। कांग्रेस का लिया। तो चलिए, ये आपके सामने आज की कहानी थी कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। अरविंदर लवली से बात हुई, सुधांशु जी से बात हुई, दीपक जी से बात हुई। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आप लोग आए प्रोग्राम में। तो कल का अपॉइंटमेंट आपसे फिर फिक्स है हमारा 6 बजे का। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर, एक नए मेहमान के साथ और एक